थर्ड पे चलते हैं। आपके यूनिट फर्स्ट का चैप्टर थर्ड चल रहा है। मैंने इसमें थ्योरेटिकल जितना भी है वो मैं आपके क्वेश्चंस कराती जा रही हूँ। आज चैप्टर थर्ड चलेगा और मैं भी आज हम अपना थर्ड चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे। थर्ड चैप्टर का नाम है दोहरा लेखा प्रणाली यानी कि डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री में क्या क्या आता है हम उसे करेंगे। इसमें न्यूमरल भी है लेकिन न्यूमरल में बाद में कराऊंगी, पहले एक बार थ्योरी कंप्लीट कर लेते हैं। हमारा थ्योरी कंप्लीट हो जाएगा, थोड़ा प्रेशर कम हो जाएगा कि हाँ जी हमने कुछ तो कंप्लीट कर लिया है। तो चलिए आज हम अपने डबल एंट्री पे चलते हैं। सबसे पहले है अनार्जित आय मानी जाती है। अनार्जित देखिए मैंने लास्ट लेक्चर में आपको पढ़ाया था उपार्जित आय, अब है अनार्जित आय। उपार्जित आय क्या होती है बताइए, आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि उपार्जित आय क्या होती है। मैंने उपार्जित आय के बारे में बता दिया था। आज है अनार्जित आय। अनार्जित आय मानी जाती है दायित्व। उसे क्या माना जा रहा था, संपत्ति माना जा रहा था, और इसे क्या माना जाता है, दायित्व माना जाता है। देखिए ऐसी आय जो कमाई गई नहीं हो लेकिन प्राप्त हो गई हो। सिंपल से वर्ड है जो हमें एडवांस मिलता है उसे हम क्या कहते हैं, अनार्जित आय कहते हैं। भाई अभी हमने अपना काम नहीं किया है, सर्विस नहीं की है, लेकिन हमें पहले से ही एडवांस मिल गया हो तो उसे क्या बोलते हैं, अनार्जित आय बोलते हैं। समझ में आया। नेक्स्ट उसके बाद है मूल्य लेखांकन समीकरण आधारित है। मूल लेखांकन समीकरण आधारित है तो द्वि पहलू अवधारणा पे है, डबल एंट्री सिस्टम पे है। तो मूल लेखांकन समीकरण किस पर आधारित है, द्वि पहलू अवधारणा पर आधारित है। क्रय बही का प्रयोग कहाँ किया जाता है, माल के उधार लेन देन में क्रय और विक्रय बही का यूज किया जाता है। क्वेश्चन विक्रय बही से भी आ सकता है और क्रय बही से भी आ सकता है। अगर आप उधार माल खरीद रहे हैं तो क्रय बही में लिखेंगे, अगर आप उधार माल बेच रहे हैं तो विक्रय बही में लिखेंगे। सिंपल सी बात समझ में आई। क्रय बही और विक्रय बही का कहाँ यूज होता है, उधार लेन देन में होता है। अगर आप उधार क्रय कर रहे हैं तो क्रय बही में, अगर उधार माल बेच रहे हैं तो विक्रय बही में आएगा। सिंपल समझ में आया। नेक्स्ट है आहरण खाता। आहरण खाता क्या होता है, यह एक व्यक्तिगत खाता होता है। मैंने लास्ट लेक्चर में आपको खाते भी बताए थे, 3 तरह के होते हैं, व्यक्तिगत खाता, वास्तविक खाता और नामात्र का खाता। आहरण कैसा होता है, आहरण एक व्यक्तिगत खाता माना गया है। सिंपल से समझ में आया। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट चलते हैं दोहरा लेखा प्रणाली के सिद्धांत। देखिए भैया दोहरा लेखा प्रणाली के सिद्धांत है 3, खातों को लेकर सिद्धांत है। दोहरा लेखा प्रणाली क्या होती है, सबसे पहले हम वो देख लेते हैं। चलिए सबसे पहले हम ये देख लेते हैं दोहरा लेखा प्रणाली होता क्या है, डबल एंट्री सिस्टम। देखिए डबल एंट्री सिस्टम में एक डेबिट साइड होती है और एक क्रेडिट साइड होती है। ठीक है, आपने 9th में पढ़े होंगे, 9th में आपने जर्नल एंट्री की होंगी तो आपको पता होगा हमारे यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस बनता है तब भी डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड होता है। सिर्फ बैलेंस शीट एक ऐसी होती है जिसमें एसेट्स और लायबिलिटी यूज होता है वर्ड, बाकी डेबिट और क्रेडिट साइड होती है। तो दोहरा लेखा प्रणाली का यही सिद्धांत होता है कि यहाँ पे डबल साइड एंट्री होती है। आपको डेबिट साइड में भी लिखना है और क्रेडिट साइड में भी लिखना है। अब यहाँ क्या लिखना है वो देख लेते हैं। देखिए वास्तविक खाता, सबसे पहला दोहरा लेखा प्रणाली के सिद्धांत व्यक्तिगत खाता। अगर आपके व्यक्तिगत खाते हैं तो उसमें पाने वाली वस्तु क्या आएगा, पाने वाला डेबिट और देने वाला क्रेडिट। व्यक्तिगत खाते में पाने वाला डेबिट होगा और देने वाला क्रेडिट होगा। देखिए सिमिलर सी बात है, मैं पा रही हूँ, मुझे कोई चीज रिसीव हुई तो मैं उसे डेबिट साइड में लिखूंगी। अगर कोई गिविंग कर रहा है, गिवर है तो उसे क्रेडिट साइड करेंगे, रिसीवर डेबिट एंड गिवर क्रेडिट। नेक्स्ट उसके बाद है वास्तविक खाता, आने वाली वस्तु डेबिट और जाने वाली वस्तु क्रेडिट। अगर वस्तु आ रही है हमारे व्यापार में तो उसे डेबिट करेंगे, व्यापार से जा रही है तो उसे क्रेडिट करेंगे। रिसीव्ड एंड गोइंग सिमिलर रहेगा। अवास्तविक खाते हानि और आय हमारी डेबिट होगी और लाभ और आय हमारी क्रेडिट होगी। अगर कैश आ रहा है तो क्रेडिट होगा, कैश जा रहा है तो डेबिट होगा। 3 खाते थे। पहला खाता था आपका व्यक्तिगत खाता, पाने वाली चीज, पाने वाला व्यक्ति डेबिट होगा और देने वाला व्यक्ति क्रेडिट होगा। सिमिलर सी बात समझ में आई, पाने वाला व्यक्ति डेबिट और देने वाला व्यक्ति क्रेडिट। वास्तविक खाते में आने वाली वस्तु डेबिट और जाने वाली वस्तु क्रेडिट।
नेक्स्ट है अवास्तविक खाता, व्यय और हानि आपकी डेबिट होंगी, लाभ और आय आपका क्रेडिट होगा। तो ये है आपकी दोहरा लेखा प्रणाली और ये इंपॉर्टेंट भी है, प्रीवियस कई बार ये चीजें पूछी गई है, बार आ चुकी है। नेक्स्ट है यदि कोई माल उधार खरीदा जाता है तो क्रय खाता डेबिट होगा। भाई अगर आप क्रय मतलब कि आप उधार खरीद रहे हैं, कोई चीज आप उधार चीज खरीद रहे हैं तो क्रय खाता आपका क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। सिंपल सी बात समझ में आई, अगर आप कोई चीज खरीद रहे हैं तो आपका क्या हो जाएगा, क्रय खाता डेबिट होगा। लेखांकन प्रक्रिया में शामिल है, अब ये पढ़ लेते हैं कि लेखांकन प्रक्रिया में क्या क्या चीज शामिल है और क्या क्या चीज शामिल नहीं है। क्वेश्चन आ सकता है लेखांकन प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल है और लेखांकन प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है। मैंने आपको बताया है निगेटिव क्वेश्चंस भी बन सकते हैं और पॉजिटिव क्वेश्चंस भी बन सकते हैं, तो आपको बड़े ध्यान से पढ़ना है। लेखांकन प्रक्रिया में सबसे पहले क्या होता है, व्यापारिक लेन देनों की पहचान। सबसे पहले आपको पहचान करनी होती है कि जो हम लेन देन कर रहे हैं वो व्यापारिक तौर पे है या हमारे आम तौर पर है। अब जैसे हमारा कोई पड़ोसी हमारे यहाँ पे दूध नमक मांगने आ रहा है तो क्या वो व्यापारिक लेन देन है, नहीं, वो व्यापारिक लेन देन नहीं है। व्यापारिक लेन देन क्या होगा, जिससे हमें आय होगी, प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। तो सबसे पहले हमें व्यापारिक लेन देनों की पहचान करनी है कि व्यापारिक लेन देन है या नहीं है, फिर उनको प्रमाणक बनाना है, फिर उनको प्रूफ देना है, प्रमाणक बनाना है कि हाँ भाई हमारे लेखे हैं। नेक्स्ट उसके फिर अभिलेखे करने हैं, अभिलेखे का मतलब उनके लेखे लेन देनों का लेखा करना है, फिर उनको वर्गीकरण करना है कि आय में जाएंगे, व्यय में जाएंगे, लाभ में जा रहे हैं या हानि में जा रहे हैं, क्रय हो रहा है विक्रय हो रहा है। फिर वर्गीकरण से तलपट बनाया जाएगा, तलपट से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा, फिर उससे बैलेंस शीट बनेगी, बैलेंस शीट से आपका विश्लेषण होगा, यानी कि आपको पता चलेगा कि आपकी एसेट्स बढ़ी है, लायबिलिटीज बढ़ी है। फिर उसके बाद उपयोगकर्ता का संवहन होगा, यानी कि उसे जो यूज कर रहा है उसकी तरफ वो ट्रांसफर हो जाएगा। तो सिमिलर सी बात समझ में आई। लेखांकन प्रक्रिया कहाँ से शुरू होती है, पहचान से शुरू होती है और संवहन पे खत्म हो जाती है। इसके बीच में कितनी चीजें आती है, सबसे पहले आप चीजों को पहचानेंगे कि ये व्यापारिक तौर पे हो रहे हैं या आपके पर्सनल तौर पे हो रहे हैं, फिर उनको प्रमाणिक बनाएंगे, भाई उनकी रिसिप्ट देंगे, देखेंगे कि हाँ रियलिटी है या फेक है, फिर उनका अभिलेखा करेंगे, उनकी एंट्रीज करेंगे, फिर उनका वर्गीकरण करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे ये क्रय में कितना हुआ है, लाभ वो सेल कितनी हुई है, परचेजिंग कितनी हुई है, फिर उसकी ट्रायल बैलेंस बनेगा, तलपट बनेगा, तलपट से लाभ हानि खाता जिससे हम प्रॉफिट एंड लॉस निकालेंगे, फिर प्रॉफिट एंड लॉस से बैलेंस शीट बनेगी जिससे हमारी एसेट्स और लायबिलिटीज पता चलेंगी, फिर उससे विश्लेषण होगा कि हम अपने व्यापार में प्रॉफिट की तरफ जा रहे हैं या लॉस की तरफ जा रहे हैं। लास्ट उसके बाद उपयोगकर्ता का संवहन हो जाएगा, संवहन हो जाएगा कि उसके बाद ट्रांसफर हो जाएगी। नेक्स्ट हमारा आता है नामात्र के खाते क्या होते हैं। तो देखिए नामात्र के खाते वास्तविक खातों को भी कहा जाता है। क्वेश्चन आपसे नामात्र करके भी आ सकता है और अवास्तविक खाता करके भी आ सकता है। ये खाते व्यापार की आय व्यय लाभ हानि से संबंधित होते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए नामात्र के खाते कैसे होते हैं, तो नामात्र के खाते व्यापार में होने वाली लाभ हानि आय व्यय से संबंधित होते हैं। इनका कोई खुद का अस्तित्व नहीं होता है, भाई इनका कोई खुद का अस्तित्व नहीं है, लाभ हानि आय व्यय का खुद का कोई अस्तित्व नहीं है, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, नामात्र के खाते कहा जाता है। जैसे कि वेतन, मजदूरी, कमीशन, बट्टा, बीमा और ब्याज, सैलरी, वेजेस, कमीशन, डिस्काउंट, इंश्योरेंस एंड इंटरेस्ट, ये सारे क्या होंगे, नामात्र के खाते होंगे। यानी कि आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड में चेंज हो जाते हैं तो ये संपत्ति में भी चेंज हो जाते हैं। मैंने पीछे पढ़ाया था उपार्जित ब्याज, अनुपार्जित आदत व्यय है ना, आदत ब्याज, ये सब पढ़ाया था। तो ये अगर पहले या बाद में होते हैं, देखिए अगर ये हमें पहले ही प्राप्त हो जाते हैं तो ये दायित्व होंगे, अगर ये बाद में प्राप्त होते हैं तो ये हमारे लिए संपत्ति में चेंज हो जाएंगे, और टाइम टू टाइम हो रहे हैं तो ये हमारे लिए क्या है, नामात्र के खाते हैं। डिफरेंस समझ लेना, अगर ये चीज हमें टाइम टू टाइम रिसीव्ड हो रही है तो ये नामात्र के खाते हैं। अगर ये सर्विस के बाद में मिल रहे हैं, बैलेंस शीट बनाने के बाद मिल रहे हैं तो ये हमारी संपत्ति हो जाती है। लेकिन अगर ये हमें सर्विस से पहले एडवांस में ही मिल रहे हैं तो ये हमारे लिए लायबिलिटीज हो जाते हैं। नेक्स्ट है जीएएपी आवश्यक होता है लेखांकन का वैश्वीकरण संयोजक में, यानी कि जीएएपी की आवश्यकता कहाँ
कहाँ होती है, ग्लोबलाइजेशन में होती है, वैश्वीकरण में होती है। तो आगे चलते हैं, नेक्स्ट चलते हैं। उसने बोला है अशोध्य ऋण की वापसी। अशोध्य ऋण की वापसी कौन सा खाता कहलाता है, तो नाममात्र का खाता कहलाता है। अशोध्य ऋण, बैड डेब्ट्स की जो हमारे अशोध्य ऋण होते हैं उनकी वापसी क्या कहलाएगी, नाममात्र का खाता कहलाएगी। बैंक खाता, आहरण खाता और अग्रिम कमीशन कौन सा है, व्यक्तिगत खाता है। कौन कौन से, बैंक खाता, आहरण खाता और अग्रिम कमीशन कौन कौन से हैं, व्यक्तिगत खाते हैं। सिंपल सी बात समझ में आई। नेक्स्ट है बिल भुगतान खाता कौन सा है, तो बिल भुगतान एक वास्तविक खाता है। बिल भुगतान कैसा खाता है, एक वास्तविक खाता है। वसूली खाता, वसूली खाता कैसा खाता है, नाममात्र का खाता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन था हमारा अशोध्य ऋण की वापसी कैसा खाता है, नाममात्र का खाता है। बैंक अकाउंट हुआ, आहरण हुआ या अग्रिम कमीशन हुआ, ये व्यक्तिगत खाते हैं। बिल भुगतान अकाउंट कौन सा है, वास्तविक खाता है। वसूली खाता एक नाममात्र का खाता है। नेक्स्ट चलते हैं, लेनदार के भुगतान का परिणाम। लेनदार के भुगतान का परिणाम क्या कहलाता है, कुल संपत्ति व कुल दायित्व में कमी। भाई अगर हम लेनदारों को पेमेंट दे रहे हैं तो हमारी संपत्ति में भी कमी हो रही है और हमारे दायित्व में भी कमी हो रही है। मेरे पास किसी के 50,000 रुपए थे, ठीक है, मैंने उसके 50,000 रुपए दे दिए, तो मेरे एक तरफ से डेब्ट भी घटी, यानी कि मेरे लेनदार भी घटे और मेरे सिंपल सी बात है संपत्ति में भी क्या आई, कमी आई। तो अगर हम किसी का उधार चुकाते हैं या हम किसी की लेनदारी देते हैं तो हमारी संपत्ति और दायित्व दोनों में क्या होगी, कमी होगी। नेक्स्ट है चल संपत्ति क्या होती है। देखिए चल संपत्ति क्या होती है, ऐसी संपत्ति जो एक वर्ष में रोकड़ का रूप ले लेती है, यानी कि ऐसी संपत्ति जिसे हम एक वर्ष में कैश कर देते हैं वो क्या कहलाएगी, करंट एसेट्स कहलाएगी, चल संपत्ति कहलाएगी। जैसे कि रोकड़, बैंक रोकड़, देनदार, स्टॉक, पूर्वदत्त व्यय, बाजार प्रतिभूति, बिल्स पेबल, अल्पकालीन विनियोग। ये इनके नाम याद कर लेना, क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी चल संपत्ति है और निम्नलिखित में से कौन सी चल संपत्ति नहीं है। क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी चल संपत्ति है और कौन सी चल संपत्ति नहीं है। तो चल संपत्ति रोकड़, बैंक रोकड़, देनदार, स्टॉक, पूर्वदत्त, बाजार प्रतिभूति, बिल्स पेबल एंड अल्पकालीन विनियोग है। नेक्स्ट आ जाते हैं, डेबिट बराबर होता है क्रेडिट के। डीआर का मतलब डॉक्टर नहीं होता है अकाउंट में, डीआर का मतलब होता है डेबिट। तो सिंपल सी बात है, डेबिट बराबर होता है क्रेडिट के, लेखांकन में हमेशा सत्य है। अगर आपसे क्वेश्चन बोल दिया जाए कि डेबिट क्रेडिट दोनों बराबर होते हैं तो यह एक सार्वभौमिक सत्य है लेखांकन के अंदर कि डेबिट साइड और क्रेडिट साइड हमेशा क्या होगी, इक्वल होगी। ये सच है, इसको आप कोई झुठला नहीं सकते हैं। दोहरा लेखा प्रणाली का आशय क्या है, दोहरा लेखा प्रणाली का आशय दोनों पक्षों में लेन देन करना है। सिंपल सी बात समझ में आई। दोहरा लेखा प्रणाली का क्या आशय है, दोहरा लेखा प्रणाली का आशय है दोनों पक्षों में लेखा करना, दोनों पक्षों में डेबिट और क्रेडिट साइड में लेखा करना। बैंक ऋण पर ब्याज डबल एंट्री सिस्टम में कहाँ दिखाया जाता है। अगर हमारे बैंक ऋण पर ब्याज दिया जा रहा है तो वो हम कहाँ दिखाएंगे, रोकड़ खाते में। बैंक ऋण पर ब्याज डबल एंट्री सिस्टम में कहाँ दिखाया जाता है, रोकड़ खाते में दिखाया जाता है। व्यापारिक संपत्ति का उधार बिक्री क्या कहलाएगी, सामान्य रोजनामचा कहलाएगी। व्यापारिक संपत्ति, अगर हम व्यापार की कोई संपत्ति बेच रहे हैं, सेल आउट कर रहे हैं तो वो सामान्य रोजनामचे यानी कि सामान्य जर्नल एंट्री में कहलाएगी। समझ में आया। दोहरा खाता प्रणाली प्रयुक्त होती है सार्वजनिक उपयोगिता वाली संस्थाओं के लिए। दोहरा खाता प्रणाली जो आपकी सार्वजनिक उपयोगिताओं के लिए यूज होती है, ऐसी संस्थाओं में दोहरा लेखा प्रणाली का यूज किया जाता है। जन उपयोग संस्थाओं में ये आपके क्वेश्चंस आए हुए हैं। जन उपयोगिक संस्थाओं में सबसे प्रचलित लेखांकन विधि कौन सी है, दोहरा लेखा प्रणाली, यानी कि डेबिट साइड में भी एंट्री करो और क्रेडिट साइड में भी करो। कुल संपत्ति क्या होती है, कुल संपत्ति माइनस बाह्य दायित्व क्या कहलाएगा, शुद्ध मूल्य कहलाएगा। अगर हम कुल एसेट्स में से अपने कुल बाह्य दायित्व घटा देंगे तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास शुद्ध मूल्य आएगा। ठीक है। नेक्स्ट है प्रत्यक्ष पुष्टिकरण विधि क्या है। प्रत्यक्ष पुष्टिकरण विधि देनदार और लेनदार दोनों के संबंध में है। प्रत्यक्ष
पुष्टिकरण विधि क्या है, लेनदार और देनदार दोनों के संबंध में होती है। प्रत्यक्ष पुष्टिकरण विधि कौन सी होती है, देनदार और लेनदार दोनों के संबंध में होती है। तो प्रत्यक्ष पुष्टिकरण अगर क्वेश्चन आ जाए तो आप बोल देना लेनदार और देनदार दोनों के संबंध में होती है। नेक्स्ट है खातों का दर्ज नहीं होता है। खातों में क्या दर्ज नहीं होता है, कर्मचारियों की संख्या, कर्मचारियों का वेतन होगा, भुगतान, सैलरी सब कुछ होगा, एक कर्मचारियों की संख्या आप अकाउंट में, आप अपने बाही खाते में नहीं लिखते हैं। तो सिंपल सी बात समझ में आई। ये हमारा चैप्टर 3 था, डबल एंट्री सिस्टम। आज अब नेक्स्ट हमारा चलेगा रोजनामचे। तो आज के लिए इतना ही। देखिए अब जर्नल के बारे में पढ़ लेते हैं। जर्नल क्या होता है, यानी कि जर्नल एंट्री क्या होती है, 4th चैप्टर है। जैसे कि इसमें जर्नल एंट्री यानी कि जर्नल को हम क्या कहते हैं, रोजनामचे के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसे 3 नामों से जाना जाता है, जर्नल, रोजनामचे और वास्तविक रिकॉर्ड। ठीक है, तो रोजनामचे के लेन देनों का अभिलेखा किया जाता है। रोजनामचे यानी कि जर्नल के जो लेखे किए जाते हैं वो किस आधार पर किए जाते हैं, काल अनुक्रमांक के आधार पर, यानी कि सीक्वेंस वाइज, डेट वाइज किए जाते हैं।